हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। तो क्या रहेगा हमारा आज का टॉपिक? बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिस में आपको दो चीज़ें याद रखना है। बेसिस बनाने के लिए पहला तो स्पैन होना ज़रूरी होता है, दूसरा लीनियर इंडिपेंडेंस होना ज़रूरी होता है। ठीक है, किस चीज़ का, यह भी आपको समझाऊंगा। बस दो चीज़ याद रखना। बेसिस मतलब दो चीज़ें प्रूव करना है, एक स्पैन, एक लीनियर इंडिपेंडेंस। याद रखेंगे पक्के में इतना? तो चलिए अब आप पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद समझाता हूँ कि क्या करना है हमें यहाँ पे। तो लिखिए अ सेट S is equals to alpha 1, alpha 2 up to alpha n of vectors of a vector space V over field F is said to be a basis of V if first the vector of S span V, that is span of S is equals to V, and second S is linearly independent set। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, बेसिस मीन्स spanning with linear independence। मतलब क्या कह रहा है? आपको एक सेट S दिया हुआ है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n, जो एक सबसेट है वेक्टर स्पेस V का। ठीक है, वो बोल रहा है कि जो S है ये वेक्टर स्पेस VF का, इसको आप बेसिस कब कहेंगे? आप तब कहेंगे जब यहाँ पे जितने एलिमेंट है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n, ये सबके सब कैसे होने चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यानी अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n। अच्छा, लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला कंसेप्ट याद है ना? हम क्या करते थे, इनको स्केलर से मल्टीप्लाई करते थे। जैसे a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 अप टू an अल्फा n, और इसको ले लेते थे इक्वल टू 0 लेते थे। अगर हर एक स्केलर की वैल्यू 0 आ गई तो कैसा रहता था? लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n, ये सब जो वेक्टर थे कैसे आते थे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर इनमें से एक भी स्केलर नॉन जीरो हो जाए तो ये फिर कैसा हो जाता है? लीनियरली डिपेंडेंट होता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये चीज समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? उसके बाद और क्या बोल रहा है? द वेक्टर ऑफ एस स्पैन वी। क्या बोल रहा है? वेक्टर ऑफ एस ये क्या करना चाहिए? स्पैन करना चाहिए वी को। करना चाहिए मतलब जो वी के एलिमेंट है वो क्या रहना चाहिए? एस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। याद है? स्पैन का मतलब ही क्या याद रखे थे हमने? लीनियर कॉम्बिनेशन। याद रखे थे जी? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यानी आपको क्या प्रूव करना है? वी के जो एलिमेंट है वो क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन है एस के एलिमेंट के। रहेगा जैसे आपने ये प्रूव कर दिया था, यानी क्या हो जाएगा? वो स्पैन हो जाएगा, है ना? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तब इसके ऊपर जब क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो लिखिए आपका पहला क्वेश्चन। लेट V
इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर आर show that the set S is equals to 1 0 0 1 is a basis of R square। चलिए, तो यहाँ पे हमको क्या प्रूव करना है, आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि V जो है ये क्या है, 2 डायमेंशनल रियल स्पेस है ना। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशनल है ना। जैसे x कोएफिशिएंट होगा, y कोएफिशिएंट होगा, तो हम इसको क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बोलते हैं। अगर यहाँ पे x y z 3 डायमेंशन होगा तो क्या लिखेंगे, आर क्यूब, 3 डायमेंशन हो गया है ना। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, 2 डायमेंशन का है। और यहाँ पे जो फील्ड दी हुई है ऐसी लिखते ना, वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड F, ऐसा लिखते थे हम लोग। यानी यहाँ पे जो फील्ड है वो भी कैसी है, रियल फील्ड है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ऐसा रीड करना आ जा रहा है आप सबको। तो आपको प्रूव करना है S जो सेट है 1 0 और 0 1 ये क्या है, बेसिस ऑफ आर स्क्वायर है। क्या प्रूव करना है आपको, ये क्या है, बेसिस ऑफ आर स्क्वायर है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, हियर S जो है हमको दिया हुआ है 1 0 0 1 दिया हुआ है। हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है जी, S इज अ बेसिस ऑफ आर स्क्वायर प्रूव करना है। दैट इज, कितनी चीजें प्रूव करना पड़ेगा आपको, 2। वी हैव टू प्रूव दैट। क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा, अभी मैंने आपको बताया था, बेसिस मतलब 2 चीजें होती है। पहला कि आपका जो S है इसने स्पैन करना चाहिए आर स्क्वायर को, करना चाहिए। और दूसरा S जो है आपस में कैसा रहना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। तो अपने को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट S स्पैन आर स्क्वायर। पहला क्या प्रूव करना पड़ेगा कि S जो है वो स्पैन कर रहा है आर स्क्वायर को, और उसके बाद S is linearly independent। S is linearly independent का मतलब समझ में आ रहा है ना, इसके जो वेक्टर्स है ना, याद रखना, वेक्टर्स ऑफ S आर linearly independent, ये होता है उसका मतलब कि जो उसके अंदर के एलिमेंट है उनको क्या प्रूव करना है, आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला हमको क्या करना है, S स्पैन कर रहा है आर स्क्वायर को, ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, S स्पैन कर रहा है आर स्क्वायर को। अच्छा, अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे जो S है, S के एलिमेंट दिख रहा है आपको, क्या है, 1 0 0 1 दिख रहा है। इनका मैं कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊं, जैसे मैं दोनों को ऐड कर दूं, 1 0 और 0 1 को ऐड कर दूं, तो क्या मिलेगा जी मेरे को, 1 1 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको पहले वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, दूसरे वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों को ऐड कर दूं, 5 1 5 प्लस 7 1 7, क्या बन रहा है यहाँ पे, 5 और 7। तो आप देख रहे हैं, आप इनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन बना लो, यानी स्पैन का मतलब क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन। आप इनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन बना लो, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 2 डायमेंशनल आ रही। एक x का कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट आ रहा, तो यानी कितने डायमेंशन की वैल्यू आ रही, 2 डायमेंशन की आ रही। तो अपन पहली चीज क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि स्पैन ऑफ S जो है ये एक सबसेट है, किसका, आर स्क्वायर का। इक्वेशन नंबर 1। क्यों, आप कोई भी, स्पैन मतलब क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन। हमने S के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन निकाला। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, एक x का कोएफिशिएंट, एक y का कोएफिशिएंट, एक x का कोएफिशिएंट, एक y का कोएफिशिएंट दिख रहा। यानी आप इनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो, यानी स्पैन का कोई भी एलिमेंट निकाल लो, उसमें कितने डायमेंशन आ रहे हैं, 2 डायमेंशन। और हमारी जो वेक्टर फील्ड है ये भी कितने डायमेंशन वाली है, 2 डायमेंशन वाली है। यानी स्पैन का हर एक एलिमेंट किसके अंदर आ रहा है, हमारे रियल डायमेंशन फील्ड के अंदर आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमारी जो रियल डायमेंशनल फील्ड है वो कितने डायमेंशन की है, 2 डायमेंशन की है।
यानी एक्स कोएफिशिएंट और वाई कोएफिशिएंट, और स्पैन का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन लो उसमें एक एक्स कोएफिशिएंट आ रहा है और एक वाई कोएफिशिएंट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये चीज समझ में आया कि हमारे स्पैन का हर एक एलिमेंट किसके अंदर है, आर स्क्वायर के अंदर है, क्योंकि स्पैन के हर एक एलिमेंट में कितने कोएफिशिएंट आ रहे हैं, दो, एक एक्स कोएफिशिएंट और एक वाई कोएफिशिएंट। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अभी देखो हमको ये प्रूव करना है कि एस स्पैन करता है आर स्क्वायर को, मतलब क्या प्रूव करना पड़ता है कि स्पैन ऑफ एस ये इक्वल आ जाए आर स्क्वायर से। क्या प्रूव करना पड़ेगा, स्पैन ऑफ एस ये इक्वल आ जाए आर स्क्वायर से। तो हमने पहला बता दिया कि स्पैन ऑफ एस ये कंटेंड है आर स्क्वायर के अंदर। अब हमको क्या दिखाना पड़ेगा, आर स्क्वायर कंटेंड है स्पैन ऑफ एस के अंदर। इस टाइप का हमने देख चुके इससे पहले क्वेश्चन। हाँ, तो आर स्क्वायर कंटेंड है स्पैन ऑफ एस के अंदर। अब हमको ये प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर का कोई तो भी एक एलिमेंट उठा लेंगे। तो अपन लिखेंगे लेट ए कमा बी ये एलिमेंट हो किसका, आर स्क्वायर का। आएगा कोई भी दिक्कत, आपने क्या लिखा, ए और बी ये एलिमेंट है किसका, आर स्क्वायर का। वेयर ए और बी ये कौन से नंबर है जी, रियल नंबर है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, क्योंकि हमारी फील्ड कैसी है, रियल फील्ड है, तो हमने नंबर भी किसको कंटेन करते हुए लिए, रियल नंबर को। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखो ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी ऐसा है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए कमा 0 प्लस 0 कमा बी लिख सकता है ऐसा, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर होता है ना। तो हमारा एक्स कोएफिशिएंट ऐड होगा एक्स कोएफिशिएंट में, तो a प्लस 0 क्या मिलेगा, a। हमारा y कोएफिशिएंट ऐड होगा y कोएफिशिएंट में, तो 0 प्लस b क्या मिलेगा, b। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज समझा पक्के में। अब देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, a को बाहर निकाल लेता हूँ 1 कमा 0, यहाँ से b को बाहर निकाल देता हूँ 0 कमा 1, लिख सकता, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तो क्या मिला मेरे को, a इंटू 1 कमा 0 क्या मिलेगा, a कमा 0, b इंटू 0 कमा 1 क्या मिलेगा, 0 कमा b। मैंने क्वेश्चन अभी तक चेंज किया क्या, नहीं। अभी मैं क्या इक्वल निकाल रहा हूँ, a कमा b की। बट आप एक चीज देखो, यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, 1 कमा 0, दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है, 0 कमा 1। ये दोनों के दोनों एलिमेंट कहाँ के हैं जी, ये दोनों के दोनों एलिमेंट है s के, यानी a कमा b ये क्या है, एडिशन है, स्केलर मल्टीप्लाई हो रहे, यानी क्या है, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। क्या है जी, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, 1 कमा 0 एंड 0 कमा 1 का, जो क्या है, वेक्टर ऑफ एस है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये चीज समझा पक्के में। तो आप बोल सकते देयरफॉर a कमा b बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ एस, बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या प्रूव किया, a इंटू 1 कमा 0 प्लस b इंटू 0 कमा 1 ये वैल्यू है a कमा b की है। मतलब आपने जब a से मल्टीप्लाई किया 1 कमा 0 को जो हमारा पहला वेक्टर है, प्लस फिर b से मल्टीप्लाई किया 0 कमा 1 को जो हमारा दूसरा वेक्टर है, और दोनों को किया ऐड, मतलब आपने क्या लिया, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू कोई आ रही है, मतलब वो एलिमेंट कहाँ पे आएगा जी, स्पैन पे आएगा। लेकिन a कमा b किसका एलिमेंट था जी, आर स्क्वायर का एलिमेंट था। अगर a कमा b आर स्क्वायर का एलिमेंट था, मतलब a कमा b की जगह क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर आर स्क्वायर इज कंटेन्ड इन स्पैन ऑफ एस, बोल सकते हैं ऐसा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आप बोल रहे स्पैन का हर एक एलिमेंट है आर स्क्वायर में, आप बोल रहे आर स्क्वायर का हर एक एलिमेंट है स्पैन में। ऐसा कब होता, जब दोनों के दोनों कैसे हो, इक्वल हो। तो आप बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा आपको, स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पहले इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये हो गया हमारा पहला पार्ट पूरा। क्या प्रूव किया अभी आपने प्रूव किया एस स्पैन आर स्क्वायर। अब आपको क्या प्रूव करना है, एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या प्रूव करना है जी अब आपको, एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। नहीं समझाऊंगा तो अभी टेंशन नहीं लेना, अभी वापस से रिवाइज कराऊंगा आपको, और इसके रिलेटेड हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन देखोगे उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। आप क्या प्रूव करना है, एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होता है जी, ये आपका वेक्टर है, इसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई करो, ये आपका वेक्टर है, इसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई करो, इसको ऐड कर दो, इक्वल टू 0 ले लो। अगर इसकी वैल्यू जो स्केलर आएंगे उनकी वैल्यू आ गई
जीरो। अगर स्केलर की वैल्यू जीरो आ गई तो ये एलिमेंट क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर एक भी स्केलर नॉन जीरो आ गया तो कैसे हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। आएंगे तो चलिए हम करेंगे नाउ कंसिडर। किसको कंसिडर करेंगे जी, ए भी तो लिख लिए, सी ले लेते हैं। सी इंटू 10 प्लस डी इंटू 01 इज इक्वल टू 0, वेयर सी एंड डी आर स्केलर्स। जो कैसे स्केलर है, रियल स्केलर्स है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये चीज समझा, पक्के में समझा। अब देखो यहाँ पे 1 0 था, यहाँ पे 0 1 था, यहाँ पे 2 डायमेंशन है तो यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू 0 आएगा क्या, नहीं, यहाँ पे आएगा इक्वल टू 0, 0, क्योंकि यहाँ पे 2 डायमेंशन की वैल्यू है ना, तो यहाँ पे भी 2 डायमेंशन आएगा। किए इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे 0 0 लिखते थे। अगर 3 डायमेंशन यहाँ पे तो यहाँ पे 3 बार 0 लिखते थे, है ना, ताकि x कोएफिशिएंट इक्वल हो x वाले से, y कोएफिशिएंट इक्वल हो y वाले से। ये चीज समझ रहा पक्के में। और ये चीज हमेशा याद रखना, आपको क्या प्रूव करना है, लीनियर इंडिपेंडेंस। लीनियर इंडिपेंडेंस प्रूव करना है, मतलब स्केलर से पहले वेक्टर को मल्टीप्लाई करो, फिर स्केलर से दूसरे वेक्टर को मल्टीप्लाई करो, इनको ऐड करो, इक्वल टू 0 लो। अगर स्केलर्स की वैल्यू 0 आ गई तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर स्केलर्स की वैल्यू नॉन 0 है तो लीनियरली डिपेंडेंट। याद रखेंगे। तो चलिए क्या मिलेगा, c मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या मिलेगा, c, 0, d मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0, फिर d 1 जा d तो आएगा 0, d इज इक्वल टू 0, 0। दोनों ऐड होंगे, x कोएफिशिएंट ऐड होंगे x में तो c प्लस 0 c, 0 प्लस d इज इक्वल टू 0, 0। x कोएफिशिएंट इक्वल रहेगा x कोएफिशिएंट तो c की वैल्यू 0, y कोएफिशिएंट इक्वल रहेगा y कोएफिशिएंट तो d की वैल्यू 0, यानी हर एक स्केलर कैसा है, 0। तो आप लेंगे सिंस all the scalars are equal to 0, therefore आपके जो वेक्टर है वो कैसे आ जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। 1, 0 एंड 0, 1 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। आ गया जी, दैट इज एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। आ गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यानी आपने क्या प्रूव कर दिया, पहला तो S जो है वो स्पैन कर रहा है R स्क्वायर को, कर रहा है S स्पैन कर रहा है R स्क्वायर को, प्रूव कर दिया ऐसा। उसके बाद क्या प्रूव कर दिया आपने, S कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और बेसिस का मतलब स्पैन भी होना चाहिए और लीनियर इंडिपेंडेंस भी आना चाहिए। तो अपन बोल सकते फ्रॉम A and B S is a basis of R square। क्यों आया S बेसिस, क्योंकि S स्पैन कर रहा है R स्क्वायर को, दूसरा S लीनियरली इंडिपेंडेंट है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, करके S क्या कर रहा है, स्पैन कर रहा है R, S बेसिस है R स्क्वायर का। समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, क्वेश्चन को अच्छे से समझो। क्या कह रहा था क्वेश्चन हमसे, लेट v इज इक्वल टू आर स्क्वायर आर, ऐसा दिया हुआ है आपको। यहाँ पे वेक्टर स्पेस कौन सी दी हुई है, आर स्क्वायर ओवर द फील्ड आर दी हुई है। शो दैट s इज इक्वल टू 1 0 0 1 इज अ बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। जब भी बेसिस प्रूव करना है, कितनी चीजें प्रूव करना पड़ता है, 2। पहला s स्पैन करे आर स्क्वायर को, यानी स्पैन ऑफ s की वैल्यू इक्वल रहे आर स्क्वायर से, यानी स्पैन का हर एक एलिमेंट इक्वल रहेगा आर के हर एक एलिमेंट से, मतलब जितने एलिमेंट स्पैन में है उतने एलिमेंट आपके वेक्टर फील्ड में आने चाहिए, तब ये इक्वल हो जाएंगे। मतलब समझ रहे हो ना, यानी आप 1 0 0 1 इनको यूज करके, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना के आप आर स्क्वायर के हर एक एलिमेंट को लिख सकते हो, ये होता है उसका मतलब। समझा पक्के में, यानी आपको स्पैन प्रूव करना है। दूसरा S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये प्रूव करना है। तो हम पहले स्पैन प्रूव कर रहे हैं। पहले तो देखो आपकी फील्ड कौन सी है, आर स्क्वायर है। स्पैन किसका बना रहे आप, S का बना रहे। स्पैन का मतलब क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है। आप 1 0 और 0 1 का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन लो, वो इस फॉर्म में आएगा, है ना, x, y के फॉर्म में आएंगे, यानी उसका कोई ना कोई x कोएफिशिएंट होगा, कोई ना कोई y कोएफिशिएंट होगा। यहाँ पे x कोएफिशिएंट है, y कोएफिशिएंट है, यानी कितने डायमेंशन की फील्ड है, 2 डायमेंशन की। यानी ये एलिमेंट किसके अंदर आएगा, आर स्क्वायर के अंदर आएगा। तो आपने लिखा स्पैन ऑफ S, ये कंटेंट है आर स्क्वायर के अंदर, यानी स्पैन का हर एक एलिमेंट किस पे आ रहा है, आर स्क्वायर पे आ रहा है। क्यों,
इनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ, ये 2 डायमेंशन में ही रहेगा, है ना। यहाँ पे कहीं से z कोएफिशिएंट उड़ के आ जाएगा क्या? नहीं। y कोएफिशिएंट आपस से एकदम से गायब हो जाएगा क्या? नहीं। आप इनका कोई भी कॉम्बिनेशन लो, एक x कोएफिशिएंट आएगा, एक y कोएफिशिएंट आएगा, यानी कितने डायमेंशन हुए? 2 डायमेंशन। और हमारी वेक्टर फील्ड पे कितने डायमेंशन किए? 2 डायमेंशन के, यानी स्पैन का हर एक एलिमेंट किस में आ रहा है? हमारी वेक्टर फील्ड R² में आ रहा है। तो इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करो, कोई भी एलिमेंट रैंडमली उठा लो आपके वेक्टर फील्ड का। तो हमने लिया ए बी, ये एलिमेंट है R² का, है 2 कोएफिशिएंट है ए और बी, आया 2 डायमेंशन। ये एलिमेंट है R² का, जहां पे ए और बी कैसे नंबर है? रियल नंबर है। ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं? a,0 प्लस 0, b, क्योंकि x कोएफिशिएंट ऐड होगा x में, y कोएफिशिएंट ऐड होगा y में। कुछ भी चेंज हुआ क्या? नहीं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से a को कॉमन निकाल तो क्या बचा? 1,0, b को कॉमन निकाल तो क्या बचा? 0,1। क्यों कर रहा है ऐसा? मेरे को दिखाना है ए बी जो है ये है लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या दिखाना है मेरे को? a, b, ये है लीनियर कॉम्बिनेशन किसका? 1,0 एंड 0,1 का। क्योंकि अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो ये कहाँ में आ जाएगा? स्पैन में आ जाएगा। आएगा तो देखो a इंटू 1,0 प्लस b इंटू 0,1, यानी क्या हुआ? लीनियर कॉम्बिनेशन बना। लीनियर कॉम्बिनेशन बनने के बाद ये एलिमेंट मिल रहा है, यानी ये क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन है। लीनियर कॉम्बिनेशन करके कहाँ पे आएगा? स्पैन में आएगा। आएगा, ये चीज समझाना है। किसके स्पैन में आ रहा है? एस के, क्योंकि एस के 2 एलिमेंट है, 1,0 0,1, 1,0 0,1। ए और बी कौन से नंबर है? रियल नंबर, यानी क्या है? स्केलर से। यानी स्केलर से मल्टीप्लाई किया आपने 1,0, स्केलर से मल्टीप्लाई किया 0,1, दोनों को ऐड कर दिया, यानी क्या लिया? इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया। तो आपको क्या मिला? a, b क्या है? एलिमेंट ऑफ R², यानी R² के एलिमेंट को आप क्या लिख सकते हो? एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1,0 0,1 लिख सकते हैं। यानी ए बी ये एलिमेंट आ गया स्पैन ऑफ एस का, और ए बी क्या था? आपके फील्ड का एलिमेंट, आपके वेक्टर स्पेस का एलिमेंट। तो R² ये कंटेंट हो गया स्पैन ऑफ एस में। ये चीज समझ रहे ना आप? कोई भी रैंडम एलिमेंट लो वेक्टर स्पेस का, दिखा दो किसके अंदर आ रहा है? स्पैन के अंदर। तो आप क्या बोल सकते हैं? R² ये कंटेंट हो जाएगा स्पैन के अंदर। हो गया। यानी आप क्या बोल रहे हैं? स्पैन का हर एक एलिमेंट आता है R² में। आप बोल रहे हैं R² का हर एक एलिमेंट आता है स्पैन में। जब भी ऐसा हो जाए तो आप बोल सकते हैं स्पैन ऑफ एस इक्वल है R² से, है ना। तो आपने क्या प्रूव कर दिया? एस जो है वो स्पैन कर रहा है R² को, कर दिया। अब आपको क्या प्रूव करना है? एस लीनियर इंडिपेंडेंस हो। तो कंसिडर करो c इंटू 1,0, d इंटू 0,1 इक्वल टू 0,0 लेते हैं। ऐसा हमेशा जब भी आपको प्रूव करना रहता कि आपका कोई भी एक फील्ड जो है, कोई भी एक आपका एलिमेंट जो है वो कैसा है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आप क्या करते? एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते पहले एलिमेंट को, है ना, पहले वेक्टर को। दूसरे स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते दूसरे वेक्टर को, तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते तीसरे वेक्टर को, इक्वल टू 0 लेते। अब यहाँ पे जितने स्केलर है अगर इनकी वैल्यू 0 आ गई तो आपका जो वेक्टर्स है वो कैसे हो जाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, होंगे। तो चलिए हमने क्या किया? c इंटू 1,0, d इंटू 0,1 लिया। ऐसा इज इक्वल टू 0 लिखना है। लेकिन देखो यहाँ पे x कोएफिशिएंट है, y कोएफिशिएंट है, तो 0 के भी 2 कोएफिशिएंट होंगे, एक x कोएफिशिएंट और y कोएफिशिएंट। तो आपने लिखा 0,0, जहाँ पे c और d क्या है? स्केलर। कैसे स्केलर है? रियल स्केलर। फिर इनको सॉल्व किया तो c और d की वैल्यू कितनी मिली? 0। हर एक स्केलर की वैल्यू कैसी है? 0। स्केलर अगर 0 आ गए तो आपके जो वेक्टर है वो कैसे हो जाते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट। 1 0 0 1 किसके एलिमेंट है? s के। तो s कैसा है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यानी आपने क्या प्रूव कर दिया? s स्पैन कर रहा है R² को, s लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी s क्या फॉर्म करेगा? बेसिस फॉर्म करेगा R²। उम्मीद है समझाऊंगा। पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अरे समझ रहा है पक्के में। अभी देखिए जैसे आपका अगला क्वेश्चन, show that the set S is equals to 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0
span the vector space V is equals to r cube r, but is not a basis set। क्या कह रहा है जी आपसे यहाँ पे? आपको कह रहा है कि आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है कि जो सेट S है ये स्पैन तो कर रहा है आपकी वेक्टर स्पेस, कौन सी? R क्यूब, 3 डायमेंशन, x कोएफिशिएंट, y कोएफिशिएंट, z कोएफिशिएंट है 3 डायमेंशन, बट ये बेसिस नहीं बनाता। ठीक है, बेसिस सेट फॉर्म नहीं करता। आपको ये प्रूव करना है। समझ में आ रहा है? बेसिस में क्या क्या चीजें प्रूव करना पड़ता है? बेसिस में 2 चीजें प्रूव करना पड़ता है, एक स्पैन और दूसरा लीनियर इंडिपेंडेंस। क्या बोल रहा है यहाँ पे? स्पैन तो करेगा, यानी पहला केस फॉर्म होगा, लेकिन फिर भी बेसिस नहीं बनेगा। बेसिस नहीं बनेगा यानी लीनियर इंडिपेंडेंस नहीं आएगा, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग? सॉल्यूशन। हियर क्या दिया हुआ है जी हमको? S दिया हुआ है। S के एलिमेंट क्या है? 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आप चाहो ना, अगर आपको पूरा एकदम ऐसा वेक्टर बना के ही लिखना है तो आप ये S के एलिमेंट को ऐसा भी लिख सकते हो। लेट अल्फा 1 ले लो, पहले को 1 0 0, फिर दूसरे को अल्फा 2 ले लो 1 1 0, तीसरे को अल्फा 3 ले लो 1 1 1, और चौथे को अल्फा 4 ले लो। ऑप्शनल है, आपको अगर ये अगली लाइन ऐसा सिस्टमैटिक लेके जाना है तो ही लिखना, नहीं तो ऐसा जरूरी रहता क्या? नहीं। यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, ये क्या है जी? वेक्टर्स है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आप एक चीज बताओ, इनका कोई भी आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे, यानी आप इसको किसी से मल्टीप्लाई करके, इसको किसी से मल्टीप्लाई करके और ऐड करोगे, तो उसमें कितने डायमेंशन आएंगे? 3, है ना? इसको ऐड करने के बाद कोई x का कोएफिशिएंट ऐड बनेगा, इनको ऐड करने के बाद कोई y का कोएफिशिएंट बनेगा, इनको ऐड करने के बाद कोई z का कोएफिशिएंट बनेगा। यानी आप इनके कितने भी कॉम्बिनेशन ले लो, यहाँ पे x कोएफिशिएंट भी बनेगा, y कोएफिशिएंट भी बनेगा, z कोएफिशिएंट भी बनेगा, यानी स्पैन का हर एक एलिमेंट किस पे आएगा? 3 डायमेंशन वेक्टर स्पेस पे आएगा। समझा पक्के में? तो आप लिखेंगे हियर स्पैन ऑफ S, ये कंटेंट किसके अंदर? R क्यूब के अंदर। क्यों आया है? समझा? ये हमेशा होता ही है, याद रखना। आपका कितना भी क्यों ना हो, आपका S जो है सबसेट रहता है R क्यूब का रहता है, तो किसका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन आप बनाओगे हमेशा आपके वेक्टर फील्ड के अंदर ही आएगा। तो आप बोलोगे स्पैन ऑफ S, ये कंटेंट है R क्यूब के अंदर। ये तो आपको दिख ही रहा है ना, इसका x कोएफिशिएंट है, y कोएफिशिएंट है, z कोएफिशिएंट है, इसमें भी x y z कोएफिशिएंट है। आप इनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन बना लो। स्पैन का मतलब क्या होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन, किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, x कोएफिशिएंट भी बनेगा, y कोएफिशिएंट भी बनेगा, z कोएफिशिएंट भी बनेगा। जीरो बन सकता, पॉजिटिव बन सकता, नेगेटिव बन सकता, लेकिन बनेगा। x कोएफिशिएंट भी आएगा, y भी आएगा, z भी आएगा। कितने डायमेंशन बन रहे? 3। तो आप बोल सकते हैं स्पैन ऑफ S कंटेंट है किसके अंदर? R क्यूब के अंदर है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक समझा? पक्के में समझा? अब आप क्या करेंगे? कोई एक एलिमेंट ले लेंगे, किसका? R क्यूब का। तो अपन लिखेंगे लेट R क्यूब का एलिमेंट क्या ले लूं? x y z ही ले लूं क्या? कि ABC लूं? ABC ले लेते अपन, ABC लेते हुए आए तो ABC, ये एक एलिमेंट हो किसका? R क्यूब का, जहां पे ABC ये कैसे नंबर है? रियल नंबर, क्योंकि फील्ड हमारी कैसी है? रियल है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आपके ABC क्या है? हमारे एलिमेंट है किसके? R क्यूब के, हमारे 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब अपन क्या करेंगे? इसको इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको क्या प्रूव करना है? स्पैन। स्पैन का मतलब क्या होता है जी? लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो अपन लिखेंगे लेट इफ पॉसिबल, ये आपका ABC ये इक्वल रहे किससे जी?
आपका लीनियर कॉम्बिनेशन इनका, तो क्या करो कोई ना कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करेंगे, कौन से स्केलर ले लूँ, x1 x2 x3 ले लूँ। x1 को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा 1 से, x2 को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा 2 से, x3 को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा 3 से, x4 को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा 4 से। वेयर आपके x1 x2 x3 x4 ये क्या है जी, स्केलर्स है। और ये कैसे स्केलर्स है, रियल स्केलर्स है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये चीज समझा आपने क्या किया, इनको स्केलर के फॉर्म में लिखा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझ रहे हैं यहाँ तक। चलिए अब पुट कर दीजिए वैल्यू को, तो क्या मिलेंगे आपको, ए बी सी। उम्मीद है आप लोग पीछे का पढ़ के आए होंगे, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। आगे पार्ट पीछे सपाट मत कीजिएगा, पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर हमने अलग से पढ़ा था, फिर स्पैन पढ़ा था, है ना, तो आपको वो सब चीज़ें आनी चाहिए। चलो x1 क्या है जी, स्केलर है, इंटू अल्फा 1 की वैल्यू क्या है 1 0 0 है, प्लस x2 क्या है हमारा, स्केलर है, अल्फा 2 की वैल्यू क्या है 1 1 0, प्लस x3 अल्फा 3 क्या है 1 1 1, प्लस x4 प्लस x4 इंटू अल्फा 4 की वैल्यू क्या है 0 1 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, तो बताइए क्या मिलेंगे आपको, a b c इज इक्वल टू, डायरेक्ट सॉल्व करो यहाँ पे, पहला एलिमेंट x1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो x1 प्लस ये याद है ना, x कोएफिशिएंट ऐड होगा x कोएफिशिएंट में, तो x2 इंटू 1 क्या मिलेगा x2, प्लस x3 इंटू 1 क्या मिलेगा x3, प्लस x4 इंटू 0 तो क्या मिलेगा 0x4, तो लिखने की जरूरत है नहीं, समझा। फिर उसके बाद x1 इंटू 0 क्या मिलेगा 0x1, लिखने की जरूरत है नहीं, x2 इंटू 1 x2, प्लस x3 इंटू 1 x3, प्लस x4 इंटू 1 x4 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। उसके बाद x1 इंटू 0 0, x2 इंटू 0 0, x3 इंटू 1 x3, प्लस x4 इंटू 0 0 मिलेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो चलिए बताइए यहाँ से आपको क्या मिला। यहाँ से आपको मिला a इक्वल है x1 प्लस x2 प्लस x3 से मिला। उसके बाद b इक्वल है x2 प्लस x3 प्लस x4 से, और उसके बाद c इक्वल है x3 से। अब आप एक चीज़ देखो, c की वैल्यू x3 पुट करोगे तो b क्या मिलेगा इक्वल टू x2 प्लस x4। यहाँ से हमको x1 x2 x3 x4 की पूरी वैल्यूज मिल रही क्या, नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कौन सी मेथड से, मैट्रिक्स वाली मेथड से करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ऐसी एक इक्वेशन थी आपके पास, हम लोग क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिखेंगे। कैसा, पहले x1 का कोएफिशिएंट लिखो, क्या आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, यहाँ पे क्या नहीं है x4 नहीं है, तो हम लिखेंगे 0 इंटू x4 इज इक्वल टू a। आया, यहाँ पे देखो किसका कोएफिशिएंट नहीं है, x1 का नहीं है, तो उसको क्या लिखेंगे 0 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये कैसे इक्वल है b से है। तीसरा क्या है, c इज इक्वल टू x3, यहाँ पे x1 भी नहीं है x2 भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे 0x1 प्लस 0x2, फिर क्या है x3, तो प्लस x3 प्लस 0x4 इज इक्वल टू c। ऐसा क्यों लिख रहे, समझ रहा, क्योंकि ये तीन इक्वेशन से हमको डायरेक्टली वैल्यूज मिली क्या, नहीं मिली। जब भी डायरेक्टली नहीं मिलती तो हम क्या करते, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते, फिर इसको कौन से फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो आप लिखेंगे राइटिंग above equation in matrix form, मतलब ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में। क्या मिलेगा आपको 1 0 0, दूसरा 1 1 0, तीसरा 1 1 1, चौथा 0 1 0 आया।
कोई भी दिक्कत, एक आई की वैल्यू होगी ए यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। फिर एक्स, एक्स मतलब कितने वेरिएबल है, कितने हैं, x1 x2 x3 x4 है, इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है ए बी सी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा। अब हम लोग अगली चीज क्या करने की कोशिश करते हैं, पाइवट एलिमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। पाइवट एलिमेंट कैसा रहता, एलिमेंट है अगर उसके लेफ्ट में कोई एलिमेंट है तो जीरो होना चाहिए, नीचे के एलिमेंट जीरो होना चाहिए, तो वन क्या बन गया, पाइवट एलिमेंट। यहाँ पे भी देखो लेफ्ट में जो एलिमेंट है वो जीरो होना चाहिए, नीचे जो एलिमेंट है वो जीरो होना चाहिए, तो ये भी क्या बन गया, पाइवट एलिमेंट। यहाँ पे देखो लेफ्ट में जो एलिमेंट है जीरो होना चाहिए, नीचे अगर कोई एलिमेंट है तो जीरो होना चाहिए, ये भी क्या बन गया, पाइवट एलिमेंट। तो आपके पाइवट एलिमेंट यहाँ पे बने हुए हैं, तो आपको पाइवट एलिमेंट बनाने की जरूरत है क्या, नहीं। तो हमारा काम आसान हो गया है। क्या हो गया कि आपका पहला, दूसरा और तीसरा कॉलम तीनों में क्या प्रेजेंट है, पाइवट एलिमेंट प्रेजेंट है। तो आप लिखेंगे सिंस द पाइवट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन, कौन कौन से कॉलम जी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कॉलम है ऐसा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कॉलम में क्या प्रेजेंट है, पाइवट एलिमेंट प्रेजेंट है। तो पहला एलिमेंट, पहली जो रो रहती किसकी, पहला कॉलम किसका रहता है, x1 का, दूसरा कॉलम x2 का, तीसरा कॉलम x3 का, चौथा कॉलम x4 का। तो यहाँ पे जो बेसिक वेरिएबल है कौन से रहते हैं, जिसमें पाइवट एलिमेंट है, x1 x2 और x3 कौन से एलिमेंट बन जाएंगे, बेसिक एलिमेंट। तो देयरफॉर x1 x2 एंड x3 आर बेसिक वेरिएबल, और जिसमें पाइवट एलिमेंट नहीं है वो क्या बन जाता, फ्री वेरिएबल। एंड x4 इज फ्री वेरिएबल, जो भी फ्री वेरिएबल रहता है उसको आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे लेट x4 इज इक्वल टू k, जहां पे k क्या रहेगा, वेयर k इज अ स्केलर, आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, वेयर k इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट या तो वेयर k इज अ स्केलर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, वैसे आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिखे थे शायद अपन ने, तो यहाँ पे भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही लिखे, k इज अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तो आपको सिर्फ इतना पूरा लचांड क्यों लिखे, सिर्फ और सिर्फ x4 को इक्वल टू k दिखाने के लिए, क्योंकि ये मेथड हमने पढ़े थे, जिसपे भी पाइवट एलिमेंट रहा उसको हम कौन सा वेरिएबल लेते, बेसिक वेरिएबल, यानी उनकी वैल्यू आप अपने मन से अज्यूम कर सकते हैं क्या, नहीं। वेराज जो कांस्टेंट रहता है, जिसमें कोई भी पाइवट एलिमेंट प्रेजेंट नहीं रहता, वो कौन सा वेरिएबल रहता, फ्री वेरिएबल। फ्री वेरिएबल में आप कोई भी वैल्यू अपने मन से अज्यूम कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए क्या मिलेंगे आपको, देयरफॉर द इक्विवेलेंट, नहीं तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखोगे, यहाँ पे तो कुछ चेंज हमने किया ही नहीं। देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, कुछ भी चेंज किया क्या, नहीं, तो सेम इक्वेशन लिखो। क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 0x4 इज इक्वल टू a। दूसरा 0x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू b। और तीसरा 0x1 प्लस 0x2 प्लस x3 प्लस 0x4 इज इक्वल टू c। इनको दे दो इक्वेशन, पीछे हमने कहीं पे इक्वेशन यूज किया है क्या, इक्वेशन 1 यूज किया है, तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, इसको दे दो 3, इसको दे दो 4। आ गया, तो चलो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 क्या मिलेगा, 0 इंटू x1 क्या होगा, 0, 0 इंटू x2 0 प्लस x3 प्लस 0 इंटू x4 0 इज इक्वल टू c। यानी यहाँ से x3 की वैल्यू कैसे इक्वल आ गई जी, c से आ गई। आ गई, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, आपके पास x3 की वैल्यू, आपके पास x4 की वैल्यू कहां पे पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 3 में। तो आप करेंगे पुट x3 is equals to c and x4 is equals to k in equation 3 we get। चलिए बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे, पुट करने के बाद x3 को c पुट करना है, x4 को k पुट करना है, तो 0 इंटू x1 कितना हो जाएगा, 0 प्लस x2 प्लस x3, x3 की जगह क्या आ गया, c।
प्लस x4 की जगह क्या आ गया k इज इक्वल टू b आया। तो बताइए यहाँ से x2 की वैल्यू क्या मिलेंगे, यहाँ पे b जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस c उधर गया तो माइनस c, यहाँ पे प्लस k उधर गया तो माइनस k आ गया जी। x2 भी मिल गया, हाँ जी मिल गया। हमको x3 मिल चुका है, हमको x2 मिल चुका है, आपको x4 मिल चुका है। क्या निकालना है, x1 निकालना है। कैसे निकालेंगे, पुट x2 इज इक्वल टू b माइनस सी माइनस के, x3 इज इक्वल टू c एंड x4 इज इक्वल टू k। इन इक्वेशन नंबर 2 पुट करो तो क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 की जगह क्या आ गया b माइनस सी माइनस के, उसके बाद प्लस x3 कितना है जी c प्लस 0 इंटू x4 यानी 0 इज इक्वल टू a आएगा। तो बताइए यहाँ से x1 की वैल्यू क्या मिलेंगी, यहाँ पे a जैसा था वैसा आएगा, यहाँ पे प्लस b उधर गया तो अच्छा यहाँ पे और कुछ कट भी रहा है, क्या कट रहा है, यहाँ पे का प्लस c माइनस c कैंसिल होगा। तो क्या मिलेगा यहाँ से, a जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस b इधर गया तो माइनस b आया, यहाँ पे माइनस के इधर गया तो प्लस के आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये चीज़ समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। तो चलिए बताए, आपके पास x1 आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया और x4 आ गया। तो अपन लोग ये वैल्यू को लिख लेते हैं पीछे, लेकिन ये यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू है। Therefore x1 is equal to x2 is equal to x3 is equal to x4 is equal to क्या आ रहा है, c के थोड़ा सा नीचे था ना, b माइनस सी माइनस के, b माइनस सी माइनस के a माइनस बी प्लस के, a माइनस बी प्लस के, है ना। ये वैल्यू कब मिली, जब k एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। हम k की जगह कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो हम ले लेंगे व्हेन k इज इक्वल टू 0। जैसे ही मैं k की जगह 0 लिखूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, x1 की वैल्यू क्या आएंगी, k की जगह 0 रख दो तो क्या आएंगी a माइनस बी, यहाँ पे k की जगह 0 रख दो तो x2 की वैल्यू क्या आएंगी b माइनस सी, x3 में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, और x4 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 0 होगी, क्योंकि k की जगह मैंने क्या रख दिया 0 बन गया। मैंने जो आपके कांस्टेंट की वैल्यू निकाला था, है ना, स्केलर मल्टीपल लिया था, इनकी वैल्यूज आ गई। तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर a b c को मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 अल्फा 1, x1 की वैल्यू क्या आई a माइनस बी टाइम्स अल्फा 1 क्या था जी हमारा, अल्फा 1 था 1 0 0 1 0 0 प्लस x2 की वैल्यू क्या है b माइनस सी, अल्फा 2 जो आपका सेकेंड वेरिएबल था, सेकेंड जो था अपना क्या था 1 1 0 आया दूसरा वेक्टर, प्लस x3 की वैल्यू क्या है c इंटू अल्फा 3 की वैल्यू क्या है 1 1 1 1 1 1 आया। फिर उसके बाद प्लस आखिरी वैल्यू x4 यानी 0 इंटू अल्फा 4 क्या था 0 1 0 आ गया 0 1 0। मतलब आप a b c इसको क्या कर सकते हो, 1 0 0 1 1 0 1 1 1 और 0 1 0 का स्केलर मल्टीपल यानी लीनियर कॉम्बिनेशन बना के लिख सकते हो, क्योंकि आप इसको लीनियर कॉम्बिनेशन बना के लिख सकते हो। ये समझा ना क्या किए, ए बी सी ये कौन सी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है ना, ए बी सी एक्स कोएफिशिएंट वाई कोएफिशिएंट जेड कोएफिशिएंट है, ये रियल कोई तो भी कांस्टेंट वैल्यू है। आपने क्या किया 1 0 0 से a माइनस बी को मल्टीप्लाई किया, 1 1 0 से b माइनस सी को मल्टीप्लाई किया, 1 1 1 को c से मल्टीप्लाई किया और 0 1 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, फिर उनको क्या कर दिया ऐड कर दिया, यानी आपने 1 0 0 1 1 0 1 1 1 और 0 1 0 का लीनियर कॉम्बिनेशन निकाला तो आपको ये एलिमेंट मिल गया।
लीनियर कॉम्बिनेशन निकालने के बाद मिला, यानी ये क्या फॉर्म कर रहा है, स्पैन फॉर्म कर रहा है ना। तो अपन बोल सकते हैं देयरफॉर ए बी सी ये एलिमेंट है किसका, स्पैन ऑफ एस। क्यों है स्पैन का एलिमेंट समझा, क्योंकि ये एलिमेंट को मैं क्या कर सकता हूं, मेरे जो वेक्टर थे उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना के लिख सकता हूं। लेकिन ए बी सी ये काय का एलिमेंट था जी, मेरा पीछे लिखेंगे क्या, ए बी सी ये काय का एलिमेंट था, आर क्यूब का, है ना। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर मेरा जो आर क्यूब है ये कंटेंट है किसके अंदर, स्पैन ऑफ एस के अंदर, यानी 3 डायमेंशन वेक्टर स्पेस। ये स्पैन ऑफ एस को स्पैन ऑफ एस में कंटेन कर रहा है। इक्वेशन कितनी दे चुके थे हम लोग, 4 दे चुके थे, आ जाएंगे 5वीं इक्वेशन। तो मैं ऐसा बोल सकता फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5। इक्वेशन 1 याद है क्या प्रूव किया था, स्पैन ऑफ एस ये कंटेंट है आर क्यूब के अंदर है, कंटेंट का साइन है आप, स्पैन ऑफ एस ये कंटेंट है आर क्यूब के अंदर। और पहले हमने क्या प्रूव किया था, स्पैन ऑफ एस ये कंटेंट है आर क्यूब के अंदर। अब प्रूव किया आर क्यूब कंटेंट है स्पैन ऑफ एस के अंदर। ऐसा कब होता, जब स्पैन ऑफ एस ये इक्वल हो आर क्यूब से होता। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है। अरे समझा सबको, यानी क्या कर रहा है, हमारा एस स्पैन कर रहा है आर क्यूब को। तो अपन लोग बोल सकते हैं देयरफॉर एस स्पैन्स आर क्यूब। ये प्रूव करना था हमको कि हमारा जो ये है क्या करता है, स्पैन करता है वेक्टर स्पेस को। कर दिया, स्पैन तो कर दिया, बट इज नॉट अ बेसिस प्रूव करना है। बेसिस कब होता है, जब वो स्पैन करे उसके साथ साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। अब आपको बताना है कि बेसिस फॉर्म नहीं कर रहा, तो ये दो में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होंगी। स्पैन तो हो रहा है, तो क्या नहीं होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। चलिए अब लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करते हैं। कैसे करेंगे, कोई तो भी आप स्केलर ले लो, है ना। तो अपन कंसीडर, यहाँ पे अपना बहुत सारे स्केलर ऑलरेडी यूज हो गया ना। T1 T2 ले लो स्केलर, पहले वाले को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे को, तीसरे को और फिर चौथे को। तो क्या मिलेगा हमको, चलो क्वेश्चन यहां से देख लेता हूं। T1 मल्टीप्लाई होगा पहले स्केलर से, यानी 1 0 0 से, प्लस T2 मल्टीप्लाई होगा दूसरे से, तो 1 1 0। T3 से मल्टीप्लाई होगा तीसरा वेक्टर जो है 1 1 1, और चौथा स्केलर T4 मल्टीप्लाई होगा चौथे, तो जो है 0 1 0। इसको इक्वल ले लो 0 0 0 से। समझा क्या किए, अगर मैं इसको अल्फा 1 के फॉर्म में लिखूँ तो T1 अल्फा 1 प्लस T2 अल्फा 2 प्लस T3 अल्फा 3 प्लस T4 अल्फा 4 को मैंने इक्वल लिया 0 से, क्योंकि यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 ये कितने डायमेंशन के, 3 डायमेंशन के। तो मेरे को 0 भी कितने डायमेंशन में लिखना पड़ेगा, 3 डायमेंशन में। एक्स कोएफिशिएंट 0, वाई कोएफिशिएंट 0, जेड कोएफिशिएंट 0। समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। जहाँ पे T1 T2 T3 T4 ये क्या है जी, स्केलर से। वेयर T1 T2 T3 T4 आर स्केलर। कैसे स्केलर्स है, रियल स्केलर्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, चलो करो ब्रैकेट ओपन। तो क्या मिलेगा आपको, T1 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो मिला T1, मिला T2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो मिला प्लस T2। ये चीज समझ रहे ना, एक्स कोएफिशिएंट ऐड होगा एक्स कोएफिशिएंट में, T3 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो मिलेगा T3 प्लस 0 टाइम्स T4। आया, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं। फिर यहाँ पे 0 इंटू T1 0 T1 प्लस T2 1 जा T2 प्लस T3 1 जा T3 प्लस T4 1 जा T4 आएगा। फिर उसके बाद 0 इंटू T1 0 T1, फिर उसके बाद 0 इंटू T2 0 T2, T3 1 जा T3 प्लस 0 इंटू T4 0 T4। ये इक्वल है कैसे, 0 0 0 से। है कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये चीज़ समझा, पक्के में समझा। तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको मिलेगा देयरफॉर, इसको इक्वेशन नंबर कितना देंगे अपन, 5 तक दे चुके थे, हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। क्या रहेगा, एक्स कोएफिशिएंट इक्वल रहेगा एक्स कोएफिशिएंट से। तो क्या मिलेगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस 0 T4 इक्वल टू 0। फिर y कोएफिशिएंट इक्वल रहेगा y से, तो क्या मिलेगा 0 T1 प्लस T2 प्लस T3
प्लस T4 इज इक्वल टू 0 और z कोएफिशिएंट इक्वल रहेगा z से, तो 0T1 प्लस 0T2 प्लस T3 प्लस 0T4 इज इक्वल टू। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा। आज का टॉपिक थोड़ा हार्ड है क्योंकि दो कंसेप्ट को मिला के सॉल्व करना करके क्वेश्चन हमारे बड़े हो रहे हैं, क्योंकि हमको स्पैन भी प्रूव करना पड़ रहा है, लीनियर इंडिपेंडेंस भी प्रूव करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन छोड़ना क्या क्वेश्चन नहीं, ईजी है। कंसेप्ट अगर एक बार आपका क्लियर होगा तो आपको क्लियर रहेगा कि आपको स्पैन करना है, लीनियर इंडिपेंडेंस करना है, दोनों का तरीका अलग है। हमने दोनों को बहुत डिटेल में पढ़ा है, प्लीज रिवाइज करो, बार बार देखते जाओ, बार बार सॉल्व करते जाओ, ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपको। तो चलिए अब इसको कौन से फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर सॉरी मैट्रिक्स फॉर्म में। तो राइटिंग अब इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, दैट इज ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में। तो क्या मिलेगा आपको, a की वैल्यू क्या आएंगी 1 0 0, उसके बाद 1 1 0, उसके बाद 1 1 1, उसके बाद 0 1 0, उसके बाद जो कोएफिशिएंट है क्या है T1 T2 T3 T4 इज इक्वल टू 0 0 0 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझा पक्के में। अब देखो फिर से सेम कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट, आपका पाइवट एलिमेंट वाला। यहाँ पे देखिए कितना पाइवट एलिमेंट है, पहला वाला पाइवट है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट में कोई एलिमेंट नीचे जितना है वो 0 है। ये वाला एलिमेंट देखो, लेफ्ट में जो एलिमेंट है नीचे जो एलिमेंट है वो 0 है। ये वाला एलिमेंट देखो, लेफ्ट में एलिमेंट है वो 0 है, नीचे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो पाइवट एलिमेंट कहाँ कहाँ पे है, पहला दूसरा तीसरा कॉलम में। पहला कॉलम किसका रहता, T1 का दूसरा कॉलम, T2 का तीसरा कॉलम, T3 का चौथा कॉलम, T4 का है। तो अपन लिखेंगे सिंस द पाइवट एलिमेंट्स आर इन, कौन कौन से कॉलम, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कॉलम है। तो आपका पहला सेकेंड और थर्ड कॉलम के वेरिएबल्स क्या बनेंगे, बेसिक वेरिएबल्स। तो आप लेंगे देयरफॉर T1 T2 T3 आर बेसिक वेरिएबल्स, यानी इनकी वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो फ्री कौन सा हो जाएगा, जिसपे पाइवट एलिमेंट नहीं है, एंड T4 इज फ्री वेरिएबल। तो जो भी फ्री वेरिएबल रहा उसका आप कोई भी इक्वल टू कांस्टेंट ले सकते हो, ले सकते हैं। तो आप लिखेंगे लेट T4 इज इक्वल टू K1, ले लिया, वेयर K1 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आ गया, K पहले यूज कर लिया था, करके यहाँ पे क्या लिया मैंने, K1 लिया। जहां तक हो सके कोशिश करना कि आप वेरिएबल्स रिपीट ना करो, है ना। ये जो आप लिखते हैं यहाँ पे वैल्यूज वो रिपीट ना करो एक क्वेश्चन में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझा, पक्के में समझा। अब आप चाहो तो फिर से यही इक्वेशंस को आपस लिख लो, या तो इसी को इक्वेशन नंबर दे दो और फिर पुट कर दो वैल्यूज। जैसे कहाँ तक की इक्वेशन यूज कर लिया था हम लोगों ने, इक्वेशन नंबर 5 हो गई थी और फिर शायद 6 दिया था हमने। तो ये हो जाएंगे इक्वेशन नंबर 7, ये हो जाएंगे इक्वेशन नंबर 8, ये हो जाएंगे इक्वेशन नंबर 9। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9 चलिए बताइए क्या मिलेगा, 0 इंटू T1 क्या होगा 0, 0 इंटू T2 क्या होगा 0, प्लस T3 प्लस 0 इंटू T4 0 इज इक्वल टू 0 है ऐसा। इसका मतलब T3 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। आ गई, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा कैसे किए। पुट T3 इक्वल टू 0 एंड T4 इक्वल टू K1 इन इक्वेशन नंबर 8 क्या मिलेगा आपको, 0 इंटू T1 यानी 0 प्लस T2 प्लस T3, T3 कितना आया जी आपका 0 प्लस T4 कितना आया K1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे T2 की वैल्यू क्या आएंगे, यहाँ पे प्लस K1 उधर गया तो माइनस K1 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझे यहाँ तक। अब आपके पास T2 की वैल्यू, आपके पास T4 की वैल्यू, आपके पास T3 की वैल्यू पुट कर दो कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 7 में। मैं नीचे ही लिखता हूँ, ठीक है। पुट
क्या क्या वैल्यू पुट करना है, T2 के जगह -K1, T3 के जगह 0, T4 के जगह K1। इन इक्वेशन नंबर 7 वी गेट क्या मिलेगा, T1 प्लस T2 प्लस 3T प्लस 0 T4, तो T1 प्लस T2 यानी -K1 प्लस T3 यानी 0 प्लस 0 T4 यानी 0 इंटू K1 कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो T1 की वैल्यू क्या मिलेंगे, यहाँ पे -K1 इधर गया तो प्लस K1 आया। तो देयरफॉर आपका फाइनल आंसर क्या बना, T1 की वैल्यू है K1, T2 की वैल्यू है -K1, T3 की वैल्यू है 0 और T4 की वैल्यू है K1 है। अब यहाँ पे K क्या है जी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। मैं K की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, मैं K की वैल्यू 0 ले सकता हूँ, तो सब स्केलर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। लेकिन मैं K की वैल्यू 1 भी ले सकता हूँ, तो 1 -1 0 1 ऐसा आ जाएंगे है ना। तो मैं अगर लिखूँ when K1 इक्वल टू 1, तो आपका T1 क्या मिल जाएगा 1, T2 क्या मिल जाएगा -1, T3 क्या मिल जाएगा 0, T4 क्या मिल जाएगा 1। क्यों, क्योंकि K आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमने लिखे ना, वहाँ पे क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यानी मैं मेरे मर्जी से कोई भी नंबर वहाँ पे डाल सकता हूँ। अब मैं कोई भी नंबर डाल सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे 0 को छोड़ के कोई भी नंबर डाला तो हर एक स्केलर की वैल्यू क्या हो रही, 0 आ रही क्या, नहीं है ना। तो आप लिखेंगे सिंस all scalars are not equal to 0, हर एक स्केलर की वैल्यू 0 आ रही क्या, नहीं आ रही। अगर हर एक स्केलर की वैल्यू 0 आती तो क्या आता, लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पे स्केलर्स की वैल्यू 0 नहीं आ रही तो कैसा आएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। तो आप देंगे देयरफॉर S इज लीनियरली डिपेंडेंट, इसी का मतलब S इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। यही प्रूव करना था आपको, ये चीज समझा। यहाँ पे मैंने K की वैल्यू 0 क्यों नहीं डाला, K क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट वाले वेक्टर रहते हैं ना, तो वहां पे आप K की कोई भी वैल्यू डालो, आपको आंसर क्या मिलना चाहिए 0। यानी यहाँ पे अगर T1 की वैल्यू 0 आती, T2 की वैल्यू 0 आती, T3 की वैल्यू 0 आती, T4 की वैल्यू 0 आती, तभी मैं क्या लिखता, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट लिखता। अभी यहाँ पे T1 T2 T4 ये काय पे डिपेंड कर रहे हैं, K1 पे। K1 क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, बिना पेंदे का लोटा है, कहीं पे भी लुढ़क सकता है, उसकी कोई भी वैल्यू आ सकती है। यानी यहाँ पे स्केलर्स की वैल्यू हमेशा 0 आएंगी, जरूरी है क्या, नहीं। किस पे डिपेंड कर रही है, K1 पे। ऐसे केस को हम काय में लेते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट में लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो स्केलर पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर यहाँ पे पूरी वैल्यू 0 आ जाती तो ये कैसा केस हो जाता, लीनियरली इंडिपेंडेंट। समझा, पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये बेसिस फॉर्म करेगा क्या, नहीं फॉर्म करेगा। ये प्रूव करना था हमको। देयरफॉर S इज नॉट अ बेसिस सेट। ऐसे यहाँ पे बेसिस सेट क्यों नहीं समझा, क्योंकि S जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। अभी आप जैसे देख रहे होंगे हमारे क्वेश्चंस काफी बड़े हो रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हमको क्या क्या करना पड़ रहा है, एक तो स्पैन प्रूव करना पड़ रहा है, दूसरा लीनियर इंडिपेंडेंस प्रूव करना पड़ रहा। अगर हम एक थ्योरम यूज करें तो हम ये क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर सकते हैं। कौन सा थ्योरम अगर यूज करेंगे हम, पहले वो थ्योरम लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको इसको यूज कैसे करना है। जैसे ये थ्योरम लिख लीजिए, इफ VF वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F is a finite dimensional vector space of dimension n, then any set of n linearly independent
vectors in V forms a basis of V। क्या कह रहे हैं जी यहाँ पे, अगर VF एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, यानी आपको मालूम कि इसका आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, देन एनी सेट ऑफ n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर इन V फॉर्म अ बेसिस ऑफ F। मतलब जैसे आपने देखे थे ना इससे पहले वाले क्वेश्चंस हमने जहां पे अप्रोच किए थे, कैसे देखे थे हमने वाले क्वेश्चंस को, जैसे पिछला क्वेश्चन देख लो जो हमने प्रूव किया। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, v इज इक्वल टू आर स्क्वायर आर, सो दैट s इज इक्वल टू 1001 इज द बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। यहाँ पे आप बताओ आर स्क्वायर यानी कितना डायमेंशन है इसका, 2 है ना, तो हम बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर, ये हमको मालूम कितना आता है, 2 आता है। तो अगर मैं एक ऐसा सेट ले लूं जिसपे 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हो, तो मैं क्या बोलूंगा, ये क्या फॉर्म करेगा, बेसिस फॉर्म करेगा। यानी आप अगर ये बता दो कि यहाँ पे s का जो ये पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर एक दूसरे के साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो डायरेक्टली आपको ये स्पैन वाला झंझट प्रूव करना नहीं पड़ेगा। सेम चीज जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा था, शो दैट s इज इक्वल टू स्पैन द वेक्टर बट इज नॉट द बेसिस। यहाँ पे तो नॉट द बेसिस बोला था, तो यहाँ पे तो आपको सॉल्व करके ही दिखाना पड़ेगा पूरा। तो कंसेप्ट समझ रहा है, क्या करना है आपको, अभी क्वेश्चन देखो फिर उसके बाद ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कौन क्या है। लेकिन थ्योरम याद रखना कि VF एक फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन कितना है, n। जितना इसका डायमेंशन है उतने अगर आप लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर ले लो जो V के अंदर के हो, तो वो क्या फॉर्म करेंगे, बेसिस फॉर्म करेंगे। क्या याद रखना है, जितना इसका डायमेंशन है उतने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होने चाहिए। अगर उतने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है तो आपका काम जम जाएगा। जैसे देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन लिख लीजिए, इसका फिर सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। शो दैट द वेक्टर्स so that the vectors 1 2 1 2 1 0 1 -1 2 form a basis of आर क्यूब। क्या दिखाना है जी यहाँ पे आपको, ये 3 वेक्टर दिए हुए हैं, कौन कौन से, 1 2 1 2 1 0 और 1 -1 2। आपको दिखाना है कि ये बेसिस फॉर्म कर रहा है किसका, आर क्यूब का, यानी 3 डायमेंशन रियल स्पेस का। तो इसके डायमेंशन कितने हैं, आर क्यूब यानी कितने डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। तो आप सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, वी नो दैट, या तो वी हैव डायमेंशन ऑफ आर क्यूब। आर क्यूब का डायमेंशन कितना होता है जी, 3 होता है। तो अगर ये तीनों के तीनों वेक्टर, कितने वेक्टर दिए हुए हमको, 3, अगर ये तीनों के तीनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए तो ये काय से इक्वल हो जाएंगे, उसके डायमेंशन से इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या फॉर्म करेगा, स्पैन फॉर्म करेगा, यानी कि सॉरी क्या फॉर्म करेगा, बेसिस फॉर्म करेगा। समझ रहा है पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। इससे आपका जो स्पैन वाला झंझट है वो हट जाता है। स्पैन प्रूव करने की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं, सिर्फ क्या देखना, डायमेंशन निकाल लो वेक्टर स्पेस का। वेक्टर स्पेस का डायमेंशन यहाँ पे आर क्यूब है तो डायमेंशन कितना आएगा, 3। आर स्क्वायर है तो डायमेंशन कितना आता, 2। आर का पावर 4 है तो डायमेंशन कितना आता, 4, है ना। आर क्यूब 3 डायमेंशन रियल स्पेस है तो डायमेंशन ऑफ आर क्यूब कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे कितने वेक्टर दिए जी आपको, 3 वेक्टर दिए हुए। प्रूव कर दो कि ये तीनों के तीनों कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ये तीनों के तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे यानी ये क्या फॉर्म कर देंगे जी, बेसिस फॉर्म कर देंगे। पहले तो ये 3 एलिमेंट है, तीनों को एक सेट के अंदर डाल दो। तो अपन लिख देते हैं लेट एस बी अ सेट जिसपे तीनों एलिमेंट है, कौन कौन से, 1 2 1 2 1 0 1 -1 2। आ गया जी, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब हमको क्या बताना है कि ये बेसिस फॉर्म करता है कि नहीं करता।
क्या लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे डायमेंशन 3 है। अगर ये तीनों के तीनों वेक्टर एक दूसरे के साथ कैसे हो जाए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए, तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, बेसिस फॉर्म कर लेगा, कर लेगा। तो चलिए यहाँ पे लिखो, हियर वी हैव to show that set S is equals to 1 2 1 2 1 0 1 minus 1 2 is linearly independent। समझे क्या लिखे, here we have to show that the set S is linearly independent, या तो ऐसा लिखिएगा if S is linearly independent then, ऐसा करो इसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर लो और अच्छे से लिखते हैं, if ऐसा लिख लो इसको, if S is equals to is linearly independent then it will form the basis of RQ। क्या यूज किया हमने, याला थ्योरम। क्या है कि अगर VF एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन कितना है n, अगर इतने ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हो जाएंगे तो क्या फॉर्म करेगा, वो बेसिस फॉर्म करेगा। यहाँ पे कितना है जी डायमेंशन, 3 आया। कितने वेक्टर प्रेजेंट है, 3। अगर ये तीनों के तीनों वेक्टर एक दूसरे के साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए तो वो क्या फॉर्म कर लेगा, बेसिस फॉर्म कर लेगा, कर लेगा। तो चलिए अब कंसिडर करते हैं, किसको कंसिडर करेंगे जी, ये पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, तीनों का इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इनको स्केलर्स के साथ, तो मैं लिख लेता हूं a इंटू पहला वेक्टर 1 2 1 प्लस b इंटू दूसरा वेक्टर 2 1 0 प्लस c इंटू तीसरा वेक्टर 1 माइनस 1 2 इज इक्वल टू 0 0 0। ले लेंगे वेयर ए बी सी क्या है जी, वेयर ए बी सी आर स्केलर्स, जो किसको बिलोंग करते हैं, रियल वैल्यूज को करते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो चलिए ब्रैकेट को कीजिए ओपन, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ए मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ए, कौन सा साइन है प्लस, 2 मल्टीप्लाई होगा b से तो 2b, प्लस c मल्टीप्लाई होगा 1 से तो c। हुआ x कोऑर्डिनेट एक में ऐड, अब y कोऑर्डिनेट को ऐड करो, 2 इंटू ए 2a प्लस b 1 जा b, c इंटू माइनस 1 माइनस c, सेम चीज a 1 जा a प्लस 0 इंटू b 0b प्लस 2 इंटू c 2c इज इक्वल टू 0 0 0। एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा x से, y कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा y से, z कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा z से। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, पहली इक्वेशन a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन 2a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 0, तीसरी इक्वेशन a प्लस 0b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। मिल गई। अब बस ये इक्वेशंस को कौन से फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, मैट्रिक्स फॉर्म में। एक बार इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे और हम काय की फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, यहाँ पे पाइवट एलिमेंट कहाँ पे आ रहा है, पाइवट एलिमेंट के हिसाब से फिर हम किसके निकालेंगे, यहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है, निकालते थे ऐसा। तो चलिए हमको a मिल गया, a पहली इक्वेशन मिल गई, दूसरी मिल गई, तीसरी मिल गई, किस कौन से फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो आप लिखेंगे राइटिंग अब इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म यानी ax इज इक्वल टू 0, ax इज इक्वल टू b नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा x इज इक्वल टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड पूरा ही क्या आ रहा है 0 वी गेट। चलिए बताइए क्या मिलेगा, पहले पूरे a के कोएफिशिएंट क्या आएगा 1 2 1, फिर पूरे b के क्या आएगा 2 1 0, 1 2 1 2 1 0, और दूसरा फिर c का क्या आएगा 1 माइनस 1 2, उसके बाद वेरिएबल्स a b c इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है जी यहाँ पे
0। अब बस क्या करना है, पाइवट एलिमेंट बनाना है। यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 में से 2 जाएगा 0 आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। क्या मिलेगा आपको फिर, 1। अच्छा, इसको पहले अपन कंसिडर तो पूरा सिस्टमैटिक ही लिखते हुए चलते यार, हड़बड़ हड़बड़ में जल्दी जल्दी के चक्कर में पूरा ही बेकार हो जा रहा है। चलो क्या करेंगे, कंसिडर द, हमने शायद ऐसे ही लिखा था ना पिछले केस में, कंसिडर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो कंसिडर द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि पूरी बाकी वैल्यू क्या है जी, यहाँ पे 0 है। तो ऑगमेंट मैट्रिक्स लूँ चाहे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लूँ, कुछ चेंज होगा क्या, नहीं। चलिए क्या है हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, जो यहाँ पे क्या है 1 2 1 2 1 माइनस 1 1 0 2 आएगा। अब क्या करना है, पाइवट एलिमेंट बनाना है। पाइवट एलिमेंट बनाना है मतलब इसके नीचे के पूरी वैल्यू को क्या बनाना है जी, 0 बनाना है। तो क्या करेंगे, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू, पहले रो में कोई चेंज नहीं तो आया 1 2 1, दूसरे रो में कोई चेंज, हाँ क्या करना है, 2 माइनस 2 1 जा 2, 2 में से 2 गया 0, 1 माइनस 2 2 जा 4, 1 में से 4 गया तो माइनस 3, माइनस 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 1 जा 2, माइनस 2 माइनस 1 कितना होगा, माइनस 3 आएगा जी, कोई भी दिक्कत। यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, 0 में से 2 गया माइनस 2, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा आता है। फिर अब इसको पाइवट बनाना तो यहाँ पे 1 चाहिए, देखो यहाँ पे भी -3 है, सेकेंड रो को -3 से डिवाइड कर देते, तो R2 चेंजेस टू R2 बाय -3, क्या मिलेगा आपको, मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू, पहला रो 1 2 1, दूसरा 0 1 1, तीसरा 0 -2 1 आएगा। अब ये तो पाइवट बन गया, इसको पाइवट बनाना, लेफ्ट में तो 0 है, नीचे 0 लाना है, यहाँ पे -2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2 प्लस 2 -2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, R3 चेंजेस टू R3 प्लस 2 टाइम्स R2। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप मैट्राइसेस वाला पार्ट पूरा देख के आ रहे हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, मैट्रिक्स ए इज इक्विवेलेंट टू, क्या मिलेगा जी, 1 2 1 0 1 1, 0 प्लस 0 0, -2 प्लस 2 1 जा 2, -2 प्लस 2 0, 1 प्लस 2 1 जा 2, 1 प्लस 2 कितना आएगा जी, 3 आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब आप एक चीज बताइए, यहाँ पे कौन कौन से पाइवट एलिमेंट है, इसमें लेफ्ट में कोई वैल्यू नहीं, नीचे पूरे 0 है तो ये पाइवट एलिमेंट है, लेफ्ट की वैल्यू नीचे की वैल्यू 0 तो ये पाइवट एलिमेंट है, इसके लेफ्ट में जितने एलिमेंट है पूरे 0, नीचे तो कुछ है ही नहीं, यानी यहाँ पे तीनों के तीनों एलिमेंट कैसे एलिमेंट है जी, पाइवट एलिमेंट है। कितने वेरिएबल थे यहाँ पे, 3 वेरिएबल, कितने पाइवट एलिमेंट आए, 3 पाइवट एलिमेंट आए, है ना। तो इसका कैसा सोल्यूशन आएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये चीज समझा पक्के में, सच में समझा। तो अपन लोग लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट, क्या मालूम है जी हमको, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या रहता है जी, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट्स, रहता है ऐसा। तो बताइए यहां से आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना मिलेगा, कितने पाइवट एलिमेंट है जी यहाँ पे 3, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी कितना मिलेगा 3 मिलेगा, और 3 ही क्या है जी यहाँ पे, 3 हमारे पास वेरिएबल है ए बी और सी है, ये इक्वल है किससे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। जब भी रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल होता है नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो सॉल्यूशन कैसा होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी 0 सॉल्यूशन। तो देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव अ ट्रिवियल यानी 0 सॉल्यूशन, यानी जितने भी वेरिएबल्स है सबकी वैल्यू क्या हो जाएंगी 0। कौन कौन से वेरिएबल लिए थे यहाँ पे, ए बी और
सी, तो ए भी 0 आ जाएगा, बी भी 0 आ जाएगा, सी भी 0 आ जाएगा। यानी जितने स्केलर्स लिए थे हर एक की वैल्यू क्या आ गई? 0। दिस इंप्लाइज ऑल स्केलर्स आर इक्वल टू 0। हर एक स्केलर की वैल्यू क्या आ गई जी? 0 आ गई। और जहां पे स्केलर्स अगर 0 आ गए, इस इक्वेशन में अगर स्केलर्स की वैल्यू 0 आ गई, तो ये तीनों के तीनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे जी? लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो कौन कौन से वेक्टर थे हमारे? हमारे वेक्टर थे यहाँ पे देयरफॉर 1 2 1 2 1 0 1 -1 2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट आएगा जी। और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये सब काय के एलिमेंट है? सेट एस के, तो सेट एस भी कैसा हो जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आप बोल सकते देयरफॉर सेट एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। और क्योंकि सेट एस लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो वो क्या फॉर्म करेगा? बेसिस फॉर्म करेगा। देयरफॉर set S forms a basis for R cube। समझा क्यों? क्योंकि R क्यूब का डायमेंशन कितना है? 3। सेट S के अंदर कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है? 3। जब भी दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तो वो क्या फॉर्म कर देगा? बेसिस फॉर्म कर देगा। तो ये थ्योरम लगाने का फायदा देख रहे हैं आप? आपको सिर्फ एक ही चीज सॉल्व करना पड़ा, क्या? लीनियर इंडिपेंडेंस। स्पैन यानी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। बस उसके जगह आपने क्या किया? एक लाइन लिख दी कि डायमेंशन कितना है इसका, और अगर इसमें इतने ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर फॉर्म हो जाएंगे तो वो क्या फॉर्म कर देंगे जी? बेसिस फॉर्म कर देंगे। समझा? पक्के में? देखो जैसे आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमाइन whether or not the following vectors form a basis of R cube। यहाँ पे वेक्टर दिए हुए हैं आपको 1 1 2 1 2 5 5 3 4 दिए हुए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? चलिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारी वेक्टर स्पेस कौन सी है। कौन सी है जी? आर क्यूब, मतलब 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो इसके डायमेंशन कितना हो गया? 3। तो आप लिखेंगे हियर डायमेंशन ऑफ आर क्यूब इज इक्वल टू 3। कितने वेक्टर दिए हुए जी? यहाँ पे 3 वेक्टर। इनको एक सेट के अंदर डाल दो। तो लेट सेट एस बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 1 1 2 1 2 5। ये 2 है। हाँ, 1 2 5 5 3 4 लिख दिया। कितने एलिमेंट है यहाँ पे? 3। डायमेंशन कितना है? 3। तो बेसिस फॉर्म कराने के लिए कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर चाहिए? 3। तो यहाँ पे तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ कैसे होने चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर तीनों के तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए तो ये क्या फॉर्म करेगा? बेसिस फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि डायमेंशन भी 3 है। तो अगर 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हो गए सेट में तो यहाँ पे बेसिस फॉर्म करेगा। अगर नहीं हुए तो फॉर्म नहीं करेगा। समझा? तो आप लिखेंगे इफ द given set of vectors S
is linearly independent, then it will form a basis of our cube, otherwise not। समझा क्या लिखे हमने कि अगर ये सेट ऑफ वेक्टर जो है ये क्या बन गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट बन गया, तो बेसिस फॉर्म करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे कंसीडर करेंगे वैल्यू को। कंसीडर किसको, हर एक को एक एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। a इंटू पहला वेक्टर प्लस b इंटू दूसरा वेक्टर। ये 2 यार आज कैसा बन रहा है मेरा। a इंटू पहला वेक्टर प्लस b इंटू दूसरा वेक्टर प्लस c इंटू तीसरा वेक्टर इज इक्वल टू 0 0 0, वेयर a b c आर स्केलर्स। आया कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब ये तो आपको आगे होगा ना, लीनियर इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस वाला, स्केलर्स से मल्टीप्लाई करो, अगर स्केलर्स की वैल्यू 0 आ गई तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर एक भी स्केलर नॉन जीरो हो गया तो लीनियरली डिपेंडेंट। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। a मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस b मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस c मल्टीप्लाई होगा 5 से। आ गया, x कोऑर्डिनेट बन गया, y कोऑर्डिनेट निकालो। a मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा b से, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा c से। फिर यहाँ पे a मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस b मल्टीप्लाई होगा 5 से, प्लस c मल्टीप्लाई होगा 4 से, इज इक्वल टू 0 0 0। आएगा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए पहला क्या इक्वेशन बनेगा, a प्लस b प्लस 5c इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या बनेगा, a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। और तीसरा क्या बनेगा, 2a प्लस 5b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। बन गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा यहाँ तक, पक्के में समझा? चलिए अब लेंगे इसको और क्या फॉर्म करेंगे इससे, मैट्रिक्स फॉर्म। चलिए 3 इक्वेशन है आपके पास, राइटिंग above equations in matrix form, that is कौन सा, ax इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो वैल्यू होती तो क्या लिखते, ax इज इक्वल टू b लिखते थे। तो चलिए क्या मिलेगा आपको, पहले पूरे a के कोएफिशिएंट लिखो, क्या आएगा 1 1 2, फिर पूरे b के लिखिए क्या आएगा 1 2 5, फिर पूरे c के लिखिए क्या आएगा 5 3 4, उसके बाद पूरे वेरिएबल्स लिखिए क्या आएगा a b c इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है वैल्यू 0 0 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब यहां से किसको कंसीडर करेंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को। तो कंसीडर द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या है जी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, a इज इक्वल टू 1 1 5 1 2 3 2 5 4 आएगा। अब इसको पाइवट एलिमेंट बनाना तो नीचे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2 टाइम्स R1। तो क्या मिलेगा आपको, मैट्रिक्स A इज इक्विवेलेंट टू, पहले रो में कोई चेंज नहीं तो क्या आएगा 1 1 5, दूसरे रो में R2 माइनस R1, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 5 गया -2। आया जी, कोई दिक्कत? यहाँ पे R3 माइनस 2 टाइम्स R1, 2 माइनस 2 1 जा 2, 2 में से 2 गया 0, 5 माइनस 2 1 जा 2, 5 में से 2 गया 3, 4 माइनस 5 2 जा 10, 4 में से 10 गया तो कितना आएगा जी -6। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा? नेक्स्ट स्टेप क्या रहती, यहाँ पे आप फिर से क्या बनाओगे, पाइवट एलिमेंट। कैसे, 1 के नीचे जितने एलिमेंट थे क्या हो गए 0, लेफ्ट में तो कोई एलिमेंट था नहीं तो ये बन गया पाइवट। ये एलिमेंट के लेफ्ट में एलिमेंट है 0, अब नीचे भी क्या बनाना है 0, जैसे नीचे 0 बना ले क्या बन जाएगा पाइवट एलिमेंट। तो R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3 टाइम्स R2। तो मैट्रिक्स ए इज इक्विवेलेंट टू पहला रो एज इट इज 1 1 5, दूसरा रो भी एज इट इज 0 1 -2, तीसरे रो में 0 में से 0 गया 0, 3 माइनस 3 1 जा 3, 3 में से 3 गया 0, -6
और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 2 जा 6, 6 में से 6 गया, क्या आ गया जी 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? कितने पाइवट एलिमेंट बने? 2 बने, पहला 1, दूसरा 1, तीसरा कोई पाइवट एलिमेंट बना क्या? नहीं बना, है ना। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, क्या मालूम है जी आपको? रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ये कैसे इक्वल रहता? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ये कैसे इक्वल रहता? नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट्स है। देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना आएगा जी? रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितने पाइवट एलिमेंट है? 2। कितने नॉन जीरो रो है? 2 है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना आया जी? 2 आया। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? ए, बी और सी, 3 वेरिएबल। रैंक कितना आया? 2 आया विच इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जिसकी वैल्यू कैसे इक्वल है? 3 से। समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? जब भी रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होता है तो कितने सॉल्यूशन होते हैं वहां पे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, या तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। तो आप कहेंगे देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव infinitely many solutions। आप चाहो तो वाली भी लाइन डाल सकते कि therefore the system of equation is consistent and have infinitely many solutions। ठीक है, वैसा भी लिख सकते, या तो कौन सी लाइन लिख सकते हैं आप इसके जगह? therefore the given system of equations is consistent and have infinitely many solutions। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब बताइए पाइवट एलिमेंट कहाँ कहाँ पे था? पाइवट एलिमेंट था पहले इसमें और दूसरे कॉलम में था, तो आप लेंगे सिंस द पाइवट एलिमेंट्स आर इन फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम, देयरफॉर पहला कॉलम यहाँ पे किसके लिए है? ए के लिए, दूसरा कॉलम बी के लिए, तीसरा कॉलम सी के लिए। तो ए और बी कौन से वेरिएबल हो गए? बेसिक वेरिएबल, जिनके आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अज्यूम करेंगे क्या? नहीं। और सी क्या हो जाएगा? फ्री वेरिएबल, जिसकी वैल्यू आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर ए एंड बी आर बेसिक वेरिएबल्स एंड सी इज फ्री वेरिएबल। और आप फ्री वेरिएबल की कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे लेट सी बी इज इक्वल टू के, जहां पे के क्या होगा जी? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो वेयर के इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलो लेट सी इक्वल टू के वेयर के इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिख दिया यहां तक। अब इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखो। द इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, क्या बनेगा? पहला किसका है? ए का, दूसरा बी का, तीसरा सी का। तो पहला 1 इंटू ए प्लस बी प्लस 5सी, तो आएगा ए प्लस बी प्लस 5सी इज इक्वल टू 0 आया। दूसरा 0 इंटू है तो 0 नहीं लिखेंगे, तो बी वन जा बी माइनस 2सी, तो आएगा बी माइनस 2सी इज इक्वल टू 0 आएगा। इक्वेशन दिए हैं क्या हमने? कहीं पे नहीं दिया है, तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे
+2 -2c इधर गया तो +2c आएगा। c की वैल्यू क्या है k, तो b की वैल्यू का ऐसे इक्वल मिल जाएंगे 2 टाइम्स k मिलेगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, पुट b इक्वल टू 2k एंड c इक्वल टू k इन इक्वेशन नंबर 1। क्या मिलेगा आपको, a प्लस b की वैल्यू क्या है 2k प्लस 5 इंटू सी की वैल्यू क्या है k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 + 5 कितना हो जाएगा, a प्लस 7k इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू कितनी आई -7k। क्या आई जी a की वैल्यू -7k। तो क्या बना हमारा सॉल्यूशन, देयरफॉर a इक्वल टू -7k, b इक्वल टू 2k एंड c इक्वल टू k। ये सॉल्यूशन बना। अब k क्या है यहाँ पे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अगर मैं k की वैल्यू 0 ले लूँ तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएंगी 0। अगर मैं k की वैल्यू 1 ले लूँ तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएंगी, ये 1 बन जाएंगे, 2 बन जाएगा, -7 बन जाएगा। यानी यहाँ पे ऑटोमेटिकली हर एक स्केलर की वैल्यू 0 आ रही, क्या नहीं, वो काय पे डिपेंड कर रही, k पे। तो मैं ले लूँ जब 1 k इज इक्वल टू 1 ले लूँ तो a की वैल्यू क्या मिलेंगी, -7 1 जा -7, b की वैल्यू 2 1 जा 2, c की वैल्यू 1। तो स्केलर्स की वैल्यू 0 आई क्या नहीं, तो आप लेंगे सिंस द स्केलर्स आर नॉट इक्वल टू 0, स्केलर्स की वैल्यू नॉन जीरो है, क्योंकि स्केलर्स की वैल्यू नॉन जीरो है करके ये लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो आप लेंगे देयरफॉर द सेट S is not linearly independent। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होता तो बेसिस बनाता, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो बेसिस बनाएगा क्या नहीं। देयरफॉर सेट S do not form basis of R3। कैसे लिखिए, समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज समझ में आ रही है ना, पक्के में अरे समझ रही है। सेट एस इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसी को आप लिख सकते हो दूसरे शब्दों में, सेट एस इज लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है, करके बेसिस फॉर्म नहीं करेगा। उम्मीद है समझा होगा। पिछले क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट आया था तो बेसिस फॉर्म किया था, यहाँ पे कैसा है, डिपेंडेंट आया तो बेसिस फॉर्म नहीं करेगा। समझा ये चीज़ पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा। चलिए अब देखते हैं एक और क्वेश्चन इस टाइप का। फॉर the 3-dimensional space R³ over the field of real numbers are determined if the set (2 - 1 0 3 5 1 1 1 2 is a basis। चलिए अब क्या बोल रहा है, आपको 3-डायमेंशनल स्पेस दिया हुआ है R³ ओवर द फील्ड R दिया हुआ है, डिटरमाइन इफ द सेट, ये सेट दिया हुआ है और बोल रहा है कि ये बेसिस फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। तो चलिए इस सेट को एक नाम दे देते हैं, S लिख दूं, लेट S, ये सेट ले लेते हैं, क्या है 2 - 1 0 3 5 1 1 1 2, ले लिए सेट एस।
हियर। हमको मालूम डायमेंशन ऑफ आर क्यूब, कितने डायमेंशन की स्पेस है ये? 3 डायमेंशन की। कितने डायमेंशन? 3। यहाँ पे कितने वेक्टर प्रेजेंट है सेट एस के अंदर? 3। अगर तीनों के तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए तो बेसिस फॉर्म करेगा, थ्योरम जो पढ़े हमने उस हिसाब से। और अगर लीनियरली डिपेंडेंट हो गए, जैसे पिछले क्वेश्चन में लीनियरली डिपेंडेंट था, यानी नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कैसा था? लीनियरली डिपेंडेंट था। तो अगर लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तो बेसिस फॉर्म नहीं करेगा। समझा ये चीज पक्के में? तो चलो क्या लिखेंगे हम लोग? इफ सेट एस इज linearly independent, then it will form a basis of 3-dimensional vector space। करेगा, यानी 3-dimensional space आर क्यूब के लिए बेसिस फॉर्म करेगा। कैसे चेक करते लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है? कंसीडर स्केलर से मल्टीप्लाई करके। पहले को ए से मल्टीप्लाई करो, 2 minus 1 0। चलो क्या है पहला? 2 minus 1 0 प्लस b इंटू दूसरा क्या है? 3 5 1 प्लस c इंटू तीसरा क्या है? 1 1 2 इज इक्वल टू 0 0 0। समझे यहाँ पे? वेयर a b c, ये क्या है? आर स्केलर्स, जो किसको बिलोंग करते? रियल स्पेस को करते, रियल नंबर है। आया कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझाए जी यहाँ तक? चलिए अब एक्स कोएफिशिएंट निकालिए। क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई होगा ए से तो 2 है, 3 मल्टीप्लाई होगा बी से तो प्लस 3, सी मल्टीप्लाई होगा 1 से तो प्लस सी। फिर वाई कोऑर्डिनेट निकालो, -1 इंटू ए माइनस ए, 5 इंटू बी 5b, 1 इंटू सी प्लस सी आएगा। तीसरा देखिए, 0 इंटू ए 0 है, फिर उसके बाद +1 इंटू बी 1b, प्लस 2 इंटू सी 2c इज इक्वल टू 0 0 0 आएगा। यानी क्या मिला? 2a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन। दूसरी -a प्लस 5b प्लस c इज इक्वल टू 0, और तीसरी इक्वेशन 0a प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं यहाँ तक? सबको समझ रहा है पक्के में? कौन से फॉर्म में लिखेंगे जी अब इसको? मैट्रिक्स फॉर्म में। राइटिंग above equations in मैट्रिक्स फॉर्म, यानी कौन से फॉर्म में? ax इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। राइट हैंड साइड 0 होमोजीनियस इक्वेशन है ना, तो इक्वल टू 0 लिखा। तो चलिए क्या मिलेगा आपको? v गेट। क्या आएगा जी? पहले पूरे a के कोएफिशिएंट क्या है? 2 -1 0, फिर पूरे b के कोएफिशिएंट क्या है? 3 5 1, फिर पूरे c के कोएफिशिएंट क्या है? 1 1 2। उसके बाद वेरिएबल्स क्या है? a b और c इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट में तो सब वैल्यू क्या है? 0। कांस्टेंट में सब वैल्यू 0 रही, तो कौन सा मैट्रिक्स ले लेंगे? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कंसीडर द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कौन सा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स? a इज इक्वल टू 2 3 1 -1 5 1 0 1 2। कौन से फॉर्म का इसको क्या बनाते हैं अभी? पाइवट एलिमेंट बनाते। कैसे बनाते जी? यहाँ पे पहले एलिमेंट के लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं, नीचे क्या लेके आ जाओ? 0 लेके आ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या नंबर है? -1। एक तो अपन इसको ऊपर लेके जा सकते हैं तो ज्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे? R1 को इंटरचेंज कर लेंगे R2 के साथ, क्योंकि अगर 1 से रिलेटेड कोई नंबर रहा तो हमको सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। तो मैट्रिक्स A इज इक्विवेलेंट टू क्या बनेंगे? अब पहली रो -1 5 1, दूसरी रो क्या बनेंगी जी? 2 3 1, और तीसरी रो क्या बनेंगी? 0 1 2। अब देखिए यहाँ पे क्या नंबर है? 2। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा? -2। दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 0। तो R2 चेंजेस टू R2
प्लस 2 टाइम्स R1। क्या मिलेंगे आपको? मैट्रिक्स A इज इक्विवेलेंट टू, पहले रो में कोई चेंज नहीं, दूसरे रो में 2 प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 1 2, 2 में से 2 गया 0, 3 और 5 2 10, 3 प्लस 10 कितना आएगा? 30 आएगा। फिर उसके बाद 1 प्लस 2 1 2, 2 प्लस 1 3 आएगा जी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तीसरे रो में कोई चेंज नहीं, तो 0 1, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझे। अब देखो हम यहाँ पे जो पाइवट एलिमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे 1 है, ज़्यादा आसान रहेगा इसको सॉल्व करना, तो इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। तो R2 इंटरचेंज विथ R3, तो मैट्रिक्स A इज इक्विवेलेंट टू क्या बनेगा? -1 5 1, उसके बाद 0 1 2, उसके बाद 0 13 3। अब देखो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 1 है, इसको 13 से मल्टीप्लाई करके सब ट्रैक कर दो, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो R3 चेंजेस टू R3 माइनस 13 टाइम्स R2, तो मैट्रिक्स A इज इक्विवेलेंट टू, पहले रो में कोई चेंज नहीं तो -1 5 1, दूसरे रो में कोई चेंज नहीं 0 1 2, तीसरे रो में 0 में से 0 गया 0, 13 में से 13 1 13 गया, कितना आएगा? 0, 3 में से 13 2 26 गया, 3 में से 26 गया तो कितना आएगा? -23। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा आता? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब देखिए कौन कौन से पाइवट एलिमेंट बन रहे हैं जी आपके। ये एलिमेंट के लेफ्ट में कोई एलिमेंट नहीं, नीचे पूरे एलिमेंट 0, पाइवट है। ये एलिमेंट के लेफ्ट में जितने एलिमेंट है, नीचे जितने एलिमेंट है 0। ये एलिमेंट के लेफ्ट में जितने एलिमेंट है, नीचे तो कोई है नहीं, क्या है? 0। तो ये भी क्या बन गया? पाइवट एलिमेंट। तो पाइवट एलिमेंट हर एक कॉलम में प्रेजेंट है, तो इसका रैंक कितना आएगा? वी नो दैट, वी नो दैट। क्या मालूम है जी हमको? रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या रहता फॉर्मूला? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट्स। आएगा। यहाँ पे कितने पाइवट एलिमेंट है? 3, तो इसका रैंक भी कितना आएगा? 3। आप लेंगे देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना है जी? 3। और यहाँ पे वेरिएबल्स भी कितने हैं? ए बी और सी, यानी 3 वेरिएबल। ये इक्वल है कैसे? नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? जब भी आपका रैंक इक्वल होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स से, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी आती है? कंसिस्टेंट। और कैसा सॉल्यूशन रहता? ट्रिवियल सॉल्यूशन रहता। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज consistent and have a trivial का मतलब 0, have a trivial यानी 0 सॉल्यूशन, यानी जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू 0 आ रही। कौन कौन से वेरिएबल है? ए बी और सी। तो ए बी हो गया 0, बी भी हो गया 0, सी भी हो गया 0। ए बी सी क्या है जी? हमारे ये जो वेक्टर्स थे उनके सामने के स्केलर्स है, यानी हर एक स्केलर की वैल्यू क्या आ रही? 0 आ रही। तो आप बोल सकते हो दिस इंप्लाइज ऑल स्केलर्स आर इक्वल टू 0। हर एक स्केलर की वैल्यू का ऐसे इक्वल आ रही है 0 से, और अगर हर एक स्केलर की वैल्यू इक्वल टू 0 आएंगी तो आपका जो सेट रहेगा वो कैसा रहेगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आप कहेंगे देयरफॉर set S is linearly independent। अगर ये linearly independent है, अगर ये linearly independent है तो क्या फॉर्म करेगा? बेसिस। तो therefore set S forms a basis of R3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा, कंसेप्ट सबको समझ गए। अब इसके 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो ऐसा करते हैं वाले क्वेश्चन को मैं जब डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस वाला पढ़ाते रहूँगा तभी देखते उसको, क्योंकि ये फिर ओवरडोज हो जाएंगे, है ना।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका काम भूलना मत, आप लोगों को क्या करना है जी, अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।